फिर हम कॉन्सेप्ट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में इन डिफरेंस लेवल। क्या हमने लेवरेज के साथ किया था आखिरी में? ओहो सर, क्या हम ये पहले कर चुके हैं? यस सर, लेवरेज में ही हमने बेटा इन डिफरेंस लेवल किया था। वही का वही टॉपिक बेटा हम यहाँ पर फिर से डिस्कस करें, इन डिफरेंस लेवल। हमने पिछली क्लास में देखा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक के अंदर कि ईबीआईटी सेम होती है अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में, लेकिन ईपीएस सेम नहीं आती। नोट में लिखा था हमने, ईबीआईटी रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड द टोटल फंड्स रिमेन सेम। ईबीआईटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पैसे कहीं से मर्जी ले आओ, डेट से, इक्विटी से, प्रेफरेंशियल से, कहीं से भी पैसा लेकर के आओगे, आपके ईबीआईटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर टोटल फंड्स सेम है। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, पैसा सारा एक बराबर है हमारे। लेकिन अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कम है तो बेटा इंटरेस्ट कम जाएगा, डेट ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा। प्रेफरेंशियल कैपिटल कम है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी कम जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट का फाइनेंशियल पार्ट डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग पार्ट नहीं। ईबीआईटी आता है ऑपरेटिंग पार्ट से। ईबीआईटी कहां से आता है? ऑपरेटिंग पार्ट से। चलो, तो ईबीआईटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा हमारे ईपीएस पर इफेक्ट पड़ता है। इनडिफरेंस लेवल क्या होता है? एक ऐसी ईबीआईटी जिस पर दो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर पे ईपीएस सेम आ जाए। दो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में ईपीएस क्या आ जाए? सेम। तो हम कैसे करते हैं बेटा? ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला। ईपीएस इनकम स्टेटमेंट से कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। क्या आता है? ईबीटी। ईबीटी में से टैक्स पे कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है ईएटी। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर देंगे तो बचेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। और मैं चाहता हूं बेटा दो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में ये ईपीएस बराबर हो, तुम दोनों का ये फॉर्मूला लगा के उसको इक्वेट कर देते। तुमने क्लास में एग्जांपल भी किया था और एक तुम्हारे पास बुक के अंदर सवाल भी था, क्वेश्चन नंबर 52 लेवरेज वाले टॉपिक के साथ। तो इन डिफरेंस लेवल वही है बेटा, इसको एक सवाल के साथ देखते हैं। एक ऐसी ईबीआईटी जिस पर दो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में ईपीएस सेम हो। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो, हमारे पास 10% डेट है, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल, दो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर है, टोटल कैपिटल सेम है। हमें ढूंढना है इन डिफरेंस लेवल। बेटा इन डिफरेंस लेवल वो होता है जहां पर दो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में ईपीएस सेम आ जाए, यानी कि हम चाहते हैं ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 1 शुड बी इक्वल टू ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 2। और ईबीआईटी आपको बतानी है, ईबीआईटी हमको बतानी है, तो ईबीआईटी कितनी होनी चाहिए? इन डिफरेंस लेवल। तो ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगा सर? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे,
फर्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बेटा 50 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनता है? 5 लाख। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टी, मान लो टैक्स का रेट 50%, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, 0। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बेटा, इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख हो, शुड बी इक्वल टू ईपीएस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर 2। ईबीआईटी में से क्या पे करना है? इंटरेस्ट 4 लाख रुपए। $30 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 3 लाख। करो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को बेटा इससे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे नेट तो 1.5 रह जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई बाय ईबीआईटी माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। आप इसको 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2.5 माइनस में 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख 10 लाख माइनस में 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो बेटा ये 1.5 इधर आ जाएगा और ये माइनस का 25 लाख उधर चला जाएगा। टू 2.5 में से 1.5 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 1 ईबीआईटी। ईबीआईटी इज इक्वल टू क्या? ईबीआईटी है 17.5 लाख, तो 17.5 लाख रुपए की ईबीआईटी वो ईबीआईटी है जिस पर दोनों में ईपीएस सेम आएगी। बेटा 2.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा ना, तो 1 ईबीआईटी इज इक्वल टू 17,50,000 यानी कि 17,50,000 की अगर ईबीआईटी है तो दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर में ईपीएस सेम आएगी। चेक करके देखना, एक बार चेक भी कर सकते हो। ईबीआईटी 17.5 लाख लिख लो, दोनों की इनकम स्टेटमेंट बनाओ और अर्निंग पर शेयर सेम आ जाएगी। एक बार चलो आगे देखो। बेटा थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरीज मतलब अप्रोचेस। बेटा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था, इस चैप्टर में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा होता है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, जहां पर आप ईपीएस निकालते हो और मार्केट प्राइस निकालते हो। दूसरा हिस्सा होता है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि जहां पे आप निकालते हो वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
थ्योरीज मीन्स अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा हमारे पास अलग अलग अप्रोचेज हैं जिसके हिसाब से आप अपने बिजनेस की यानी कि फर्म की वैल्यू निकाल सकते हो और अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। हर अप्रोच अपनी डिफरेंट अजम्पशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको पहले अजम्पशन समझनी पड़ेंगी अप्रोच को समझने की। तो सबसे पहली जो अप्रोच हम डिस्कस करें बेटा वो है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच बेटा नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच की बेटा जो अजम्पशन है पहले हम वो लिखेंगे। There is no tax. Debt and equity are the only source of finance. Debt and equity are the only source of finance. मतलब अगर पैसे की जरूरत है तो बेटा या तो वो डेट से आएगा या इक्विटी शेयर कैपिटल से आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, और हमने बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का जो चैप्टर किया था हमने देखा था हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर से आ सकता है, डेट से आ सकता है और रिटेन अर्निंग से आ सकता है। अभी अभी हमने मना कर दिया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा नहीं आएगा। तीसरी लाइन है बेटा हमारे पास all the earnings are distributed as dividend. जितना कमाते हैं वो सारा बांट देते हैं। All the earnings are distributed as dividend. इसका मतलब रिटेन अर्निंग नाम की भी कोई चीज नहीं। अब आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते रह गए, इक्विटी और एंड डेट। ठीक है ना। आप कहते हैं केओ कैसे कैलकुलेट होता है, फिर हम ऐसे फॉर्मेट बनाते थे, सोर्स, वैल्यू, वेट, फिर वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट आता था। तो इसका मतलब हम क्या निकालते थे, हम निकालते थे वेट ऑफ इक्विटी, उसको मल्टीप्लाई करते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, वेट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन अब तो मेरे पास ना तो रिटेन अर्निंग है ना प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ इक्विटी है और डेट है। इसका मतलब मैं अपनी केओ कैलकुलेट करने के लिए केवल क्या करूंगा, वेट ऑफ इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और वेट ऑफ डेट को कॉस्ट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास रिटेन अर्निंग और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो आपके पास केवल इक्विटी और डेट का पैसा है, वेटेड एवरेज भी सिर्फ उसी की होगी। बेटा ये जो तीनों अजम्पशन है ये नेक्स्ट अप्रोच में बिल्कुल सेम है। एक फोर्थ अजम्पशन जो स्पेसिफिकली इसी अप्रोच की है, KE remain unaffected
change in capital structure. However, KO may change. मतलब कि अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया, मतलब डेट इक्विटी का मिक्स चेंज किया, पहले आपने 50 लाख की डेट 50 लाख की इक्विटी थी, बाद में आपने 80 लाख की डेट 20 लाख की इक्विटी कर दी, डेट इक्विटी का कंपोजिशन बदल दिया, उससे केई नहीं बदलेगा। अगर केई पहले 20% है तो वो बाद में भी 20% रहेगा। 20% मतलब इक्विटी की जितनी भी वैल्यू होगी उसके ऊपर शेयर होल्डर को 20% रिटर्न चाहिए। याद है ना, केई क्या होता था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कंपनी के लिए कॉस्ट है, इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है। तो इन्वेस्टर बोलता है भैया चाहे मेरे 20 लाख रुपए अपने पास रखो, चाहे मेरे 50 लाख रखो, जितना भी पैसा रखोगे उसके ऊपर 20% रिटर्न चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलने वाला नहीं है। लेकिन क्या चीज बदल जाएगी? केओ। सर केओ कैसे बदलेगा? बेटा केओ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है वेट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ डेट, वेट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर केई तो कांस्टेंट है, ये बात तो सेम है, लेकिन आपने वेट तो चेंज कर दिए, केडी भी बदल सकता है, इनमें से कोई भी एक चीज बदल जाएगी तो केओ बदलेगा। तो कह रहे केओ बदल सकता है लेकिन केई में कोई चेंज नहीं है। बात समझ में आ गई? तो केई कांस्टेंट रहेगा अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में, लेकिन केओ चेंज हो जाएगा, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जरा इस अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अच्छा एक बात बेटा, जब आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर से दूसरे कैपिटल स्ट्रक्चर पे जाओगे, यानी कि डेट इक्विटी का मिक्स बदल दो। कैपिटल स्ट्रक्चर पे जाने का मतलब क्या होता है? डेट इक्विटी का मिक्स चेंज करना। आपके पास पहले 100 लाख की कैपिटल थी, इसमें से कुछ डेट थे कुछ इक्विटी थे, बाद में भी 100 लाख ही है। डेट और इक्विटी का कंपोजिशन बदल दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मिक्स चेंज कर दिया। शब्द समझ में आ रहे क्या बोल रहे? तो मिक्स चेंज कर दिया, तो बेटा क्या उससे ईबीआईटी बदल जाती है? अगर टोटल पैसा वही है और सिर्फ डेट इक्विटी का मिक्स चेंज किया तो ईबीआईटी पे कोई चेंज आएगा? ईबीआईटी वही की वही रहेगी। तो ईबीआईटी आपको पता चल जाएगी। नए कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी डेट होंगे उसके ऊपर क्या जाएगा? इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से जब इंटरेस्ट पे कर देते तो क्या बचता है? ईबीटी। लेकिन हमने बेटा ऊपर अजम्पशन पे सबसे पहले क्या लिखा? देयर इज नो टैक्स। टैक्स ही नहीं है, तो ईबीटी का क्या मतलब? सीधा ईएटी भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो? पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, लेकिन हमारे पास तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी नहीं है। इसका मतलब वो सारा का सारा पैसा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में से इक्विटी वालों को डिविडेंड बांट देते हैं, कुछ पैसा बच जाता है, यहाँ पे कुछ बचेगा? सारा का सारा डिविडेंड बांटना है, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। तो जितना आपने पैसा कमाया ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पे हो गया, बाकी सारा का सारा किसकी इनकम हो गई? इक्विटी, जो कि किसके बराबर है? जितना कमाया वही बांट भी दिया बेटा। अर्निंग और डिविडेंड दोनों बराबर है। बात समझ में आती है? ये इक्विटी की इनकम है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फॉर्मूले याद है सर? डिविडेंड प्राइस मॉडल, अर्निंग प्राइस मॉडल, यानी कि KE इज इक्वल टू अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस। सामने देखो बेटा सभी बच्चे, अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस। आपके पास इक्विटी की इनकम है? यस सर, इनकम है हमारे पास। आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि केई तो कैसा है? वो तो सेम रहेगा पहले वाला। आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है। हाँ जी, आपके पास अर्निंग भी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है। क्या मार्केट प्राइस आ जाएगा? इक्विटी का मार्केट प्राइस, हाँ जी। अर्निंग भी है इक्विटी की, उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी है, तो मार्केट प्राइस भी आ जाएगा। मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू अर्निंग, उसको ऊपर भेज देंगे, उसको नीचे भेज देंगे। तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी यानी कि मार्केट वैल्यू इक्विटी की अर्निंग को इक्विटी के रेट से डिवाइड जब कर देते हैं, इक्विटी की अर्निंग को इक्विटी के रेट से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाता है? मार्केट प्राइस।
अगर एक शेयर की अर्निंग लोगे तो एक शेयर का प्राइस आएगा, टोटल अर्निंग लोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमने टोटल अर्निंग ले रखी है तो उससे वैल्यू भी टोटल आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? हाँ जी। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पे किया, इक्विटी की इनकम आ गई, उसको कई से डिवाइड किया, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। इक्विटी की वैल्यू आपके पास है, लेकिन हमने पढ़ा था बेटा हमारे पास दो रास्ते हैं पैसा लाने के। हमारी कंपनी के अंदर दो पैसे हो सकते हैं, इक्विटी का भी हो सकता है और इक्विटी की वैल्यू तो आपने ढूंढ ली। इसमें अगर मैं डेट की वैल्यू भी ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरी बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी। डेट की वैल्यू भी ऐड कर दो, इक्विटी की वैल्यू खुद कैलकुलेट करिए हमने, डेट की वैल्यू और ऐड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? पूरे बिजनेस यानी कि पूरी फर्म की वैल्यू। डेट की वैल्यू नॉर्मली चेंज नहीं होती मार्केट में बेटा, जितनी बैलेंस शीट में लिखी रहती है वही की वही रहेगी, या फिर जितने पे वो इशू हुए थे। होता क्या है, वैल्यू क्यों बदलेगी किसी भी सिक्योरिटी की, चाहे वो शेयर है या फिर वो डिवेंचर है, उसकी वैल्यू क्यों बदलती है बेटा? जब अधिकारों में चेंज आता है। मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, रिलायंस की इनकम अच्छी चल रही है, कल को रिलायंस की इनकम खराब हो जाए, शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। इनकम के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस बदलता है। जिस रेट से इनकम ग्रो करती है उसी रेट से शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। ऐसी ऐसी बातें हुई थी। तो बेटा अगर इनकम नहीं बढ़ी, घट रही है, तो प्राइस घटेगा भी से। इनकम के अकॉर्डिंग प्राइस फ्लक्चुएट करता है। लेकिन ये पॉइंट डेट होल्डर्स के लिए नहीं है, क्योंकि डेट होल्डर्स की इनकम बदलती नहीं। मैंने एक कंपनी के डिवेंचर खरीदे, 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, तो मुझे हर साल 10% ही तो इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी ने अगर सेल ज्यादा कर दी तो क्या मेरी इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं। सब कुछ फिक्स है, अमाउंट सब कुछ कंफर्म है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। इतने साल बाद रिडीम होंगे, इस वैल्यू पे रिडीम होंगे, हर साल इतना इतना ब्याज मिलेगा इस तारीख को, सब कुछ फिक्स। जब किसी चीज में कोई बदलाव ही नहीं आने वाला, इनकम में मेरे अधिकारों में कोई बदलाव नहीं आने वाला, तो प्राइस में कैसे बदलाव आएगा? शेयर का प्राइस रोज क्यों बदलता है बेटा? रोज लोगों की अजम्पशन, लोगों की एंटिसिपेशन, उम्मीदें बदल जाती हैं। ठीक है, डिवेंचर के अंदर उम्मीदें नहीं बदलती भैया, वहां पर सब कुछ फिक्स है। तो इसलिए डिवेंचर्स की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की मार्केट प्राइस शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होगा, बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकते हैं। जैसे मान लो कभी इंटरेस्ट रेट मार्केट में 9% नॉर्मल था, हाँ 2009, 10, 11, 12, 14 में भी, 2014, 15 में भी इंटरेस्ट रेट 9% नॉर्मल था। एफडी हो जाती थी 9% पे एफडी। अभी एफडी करवाने के लिए जाओ 5, 5.25 मिल रहा है बस। तो 7 सालों में इकोनॉमी में चेंजेस आ गए। ये लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन में चेंजेस नहीं होते। ऐसा कि ऐसे नहीं होता कि भैया आज 5% है, अगले महीने 9% हो गया एकदम, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बेटा उस समय मान लो किसी ने बेटा 2014 के अंदर कोई डिवेंचर खरीदे, उसके ऊपर डिवेंचर के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है 9%, तो वो 9% वाला डिवेंचर उसने 100 रुपए में ले लिया। अब हम 2022 के अंदर बैठे, हम देख रहे हैं मार्केट में जो डिवेंचर चल रहे हैं वो चल रहे हैं सिर्फ 6% वाले, 100 रुपए में। अब 6% वाला डिवेंचर कितने में ले सकते हो? 100 में। अब जरा खुद सोचो, मैंने 2014 में एक डिवेंचर खरीदा था 100 रुपए में, जिसके ऊपर कितने परसेंट इनकम मिलती है? 9%। यानी कि इन्वेस्टर को इस डिवेंचर के ऊपर कितने रुपए मिलेंगे रोज हर साल? 9 रुपए। और अगर कोई व्यक्ति आज इस डिवेंचर को खरीदता है तो उसको 100 रुपए के ऊपर हर साल कितने रुपए मिलेंगे? केवल। मैं अपना ये डिवेंचर आज बेचने जाता हूं, आज 2022 में अपने इस डिवेंचर को मैं बेचना चाहता हूं, क्या ये 100 में बिकेगा, या 100 से कम में बिकेगा, या 100 से ज्यादा में बिकेगा? ये तुमको बताना। हाँ जी। अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में कंपनी से डिवेंचर खरीदता है तो कंपनी तो उसको डिवेंचर देती है 6%, लेकिन मेरे पास एक डिवेंचर है कितने वाला? सवाल ये पूछ रहा हूं, अगर मैं उस व्यक्ति को अपना डिवेंचर सेल करूं तो मेरा डिवेंचर 100 में बिकेगा, 100 से कम में बिकेगा, या 100 से ज्यादा में बिकेगा? थोड़ा सा सोचोगे, जवाब पता चल जाएगा। तुम लोग आपस में बहुत हिसाब करते हो, हिसाब सोचना है बस थोड़ा सा। हाँ जी, मेरा डिवेंचर 2022 में सस्ता बिकेगा या महंगा? सस्ता बिकेगा, सस्ता बिकेगा, सस्ता बिकेगा, नहीं बिकेगा? बिकेगा ही नहीं, बिकेगा कितने में? सस्ता महंगा वही वाली। ये कह रहा महंगा, ये कह रहा सस्ता, 2022 में 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 2022 में
हाँ जी सर, प्राइस 100 रुपए से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। महंगाई कह रहे ज्यादा होगा सर, कम होगा सर 100 रुपए से। सर 100 रुपए ही रहेगा, कम होएगा पीछे क्या? उतना ही रहेगा 100 रुपए महंगा। राखी तुम्हारा कहते चलो, कम वाले पहले तो क्या बताओ कि क्या सोच के कम बोल रहे हो? हाँ हर साल ही मिलता है। कंपनी के अंदर हमेशा 100 रुपए पड़े रहेंगे बेटा, समझ। डिवेंचर है, कंपनी को मैंने 100 रुपए दे दिए, कंपनी मुझे ब्याज दे रही है 100 रुपए में तो थोड़ी दे रही है, 100 रुपए के ऊपर दे रही है, तो कंपनी के पास तो मेरे 100 रुपए रहेंगे। कम कैसे हो जाएगी ये बताओ? ये जिसने बोला सर कम हो जाएगी, जो नया खरीदेगा उसकी 3% इनकम कम होगी ना। मेरे पास 9% वाला है ना, मेरी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी। जो नए डिवेंचर खरीद रहे हैं लोग, अच्छा एक बात छोटा सा सवाल, मैंने कभी सोना खरीद लिया था सस्ते टाइम पर, तब चलता था 20,000 रुपए तोला। अब सोने का रेट चल रहा है 50,000 रुपए तोला। जब मैं अपना सोना बेचने जाऊंगा तो 20,000 में बिकेगा, बिकेगा, समझ रहे हो? अब जरा एक चीज समझे आप, ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास एक पेपर है जिसके ऊपर रेट लिखा हुआ है 9%। मेरे पास ये पेपर है, इस पेपर का मतलब है कि जिसके पास भी ये जाएगा डॉक्यूमेंट, 100 रुपए की फेस वैल्यू लिखी हुई है और 9% डिवेंचर है, जिसके पास भी ये चिट्ठी जाएगी उसको 9 रुपए की इनकम मिलेगी। क्या ये बात सही है? लेकिन जब वो व्यक्ति कंपनी से वो चिट्ठी लेने जाता है तो कंपनी उसके ऊपर बेटा 100 रुपए की फेस वैल्यू तो लिख रही है, लेकिन ऊपर रेट कितना लिख रही है? कंपनी में अगर वो 100 रुपए आज लगाता है तो उसको 6 रुपए की इनकम मिलती है। लेकिन मेरे पास एक ऐसी चिट्ठी है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर 100 रुपए की फेस वैल्यू लिखी हुई है और रेट कितना लिखा हुआ है? 9%। यानी कि इस चिट्ठी के ऊपर, अब बेटा इस चिट्ठी पे जो मर्जी लिखा हो, ठीक है, ये चिट्ठी में हमने छुपा लिया। मैंने बोला भाई ये चिट्ठी की वजह से तेरे को 9 रुपए मिलेंगे, ये वाली चिट्ठी की वजह से तेरे को 6 रुपए मिलेंगे। ये बताओ कौन सी चिट्ठी महंगी बिकेगी? तुम कह रहे हो सर घट जाएगा, ये महंगी बिकेगी भैया, इसमें अधिकार महंगा है। समझ आ रही है बात? जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जा रहा है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस डिवेंचर के अंदर, उसको पता है कि करंटली 6 रुपए की इनकम मिलती है 100 रुपए लगा के, है ना? करंटली 100 रुपए लगाते हैं तो कितने की इनकम मिलती है? 6 रुपए की। और जो डॉक्यूमेंट मैं उसको बेच रहा हूं उससे इनकम कितनी मिल रही है? मैं ये पूछ रहा हूँ इसके लिए कितने पैसे लगा देगा वो? सर वो तो ज्यादा लगाने के लिए तैयार है। 6 रुपए कमाने के लिए अगर आज की डेट में 100 रुपए लगाने पड़ते हैं ना, और इसको अगर 9 रुपए कमाने होते तो 9 रुपए कमाने के लिए इसको 150 रुपए लगाने पड़ेंगे, और मेरी चिट्ठी में उस 9 रुपए की इनकम आ सकती है। कंपनी नहीं देती बेटे, अलग अलग कैटेगरी ऑफ डिवेंचर होते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में अगर तो लिखा हुआ है 9% डिवेंचर और लिखा हुआ है 6% डिवेंचर, तो 9% वालों को 9% रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, 6% वालों को 6% से मिलेगा। व्यक्ति के हिसाब से थोड़ी होता है, कैटेगरी के हिसाब से होता है। कंपनी ने वो डिवेंचर कौन सी कैटेगरी में इशू कर रखे? कंपनी ने 2014 में डिवेंचर इशू कर दे, 9% पैसा उठाया था कंपनी। अब जब डिवेंचर इशू करे तो कितने में उठा रही है? 6% में उठा रही है। बैंक में एफडी होती है, 10 साल की भी होती है, 20 साल की भी होती है, 5 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है। मैंने बेटा अगर 2014 में जाके बैंक में एफडी करवा दी होती ना 9% पे, और 20 साल की, मेरे को अगले 20 साल 9% पे ब्याज मिलेगा क्या? मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मेरा तो रेट वहां पर फिक्स हो गया ना 9%। शब्द समझ में आ रहे? होता क्या है, डिवेंचर्स की वैल्यू जो होती है जिनके ऊपर रिटर्न फिक्स है, रिटर्न तो 9 रुपए ही मिलनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मार्केट के इंटरेस्ट रेट बदल जाएंगे। सर 9 की जगह ना 6% नॉर्मल इंटरेस्ट होता है, तो इसका मतलब जैसे ही मैं इसको 6% से डिवाइड करूंगा, प्राइस हो जाएगा 150। इन्वेस्टर को आज की डेट में 6% की उम्मीद है और हम उसको बोल रहे हैं 9 रुपए मिलेंगे। इन्वेस्टर कहता है मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पे
6% इनकम चाहिए, मैंने कहा ये पकड़ 9 रुपए, उसको 9 रुपए दे दिए, जैसे ही 9 रुपए दिए बेटा उसके लिए 6% की वैल्यू है। इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने परसेंट इनकम चाहिए? 6%, क्योंकि आज की रेट में नॉर्मल रेट 6% है। लेकिन मेरे पास जो डिवेंचर है वो उसको हर साल कितने रुपए की इनकम देगा? 9 रुपए की। तो मेरा डिवेंचर के लिए पता है वो कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा? 150 रुपए। जो डिवेंचर कभी मैंने 2014 में 100 रुपए का खरीदा होगा, अगर मैं आज उसको बेचने जाऊं ना, आज के हालात के हिसाब से वो 150 का बिकेगा, क्योंकि वो 9 रुपए दे रहा है। और आज के हालात के हिसाब से 9 रुपए कमाने के लिए ना 150 लगाने को। समझ में आ रही है बात? तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में ऐसा नहीं हो कि डिवेंचर की वैल्यू बदल जाए, लॉन्ग ड्यूरेशन में ऐसा हो। ठीक है, तो फिलहाल हम ये मान के चल रहे कि डिवेंचर के मार्केट प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। क्वेश्चन खुद से बता दे तो मान लेंगे भैया उसकी बात, अदरवाइज हम तो यही मान के चलेंगे कि डेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आप कैलकुलेट कर चुके थे, उसमें वैल्यू ऑफ डेट हमने और ऐड कर दी। हमारे पास आ गई बेटा पूरे बिजनेस की वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म खत्म नहीं हुआ अभी, दो चीजें चाहिए होती हैं बेटा, बिजनेस की वैल्यू और केओ। हमने लिखा था वहां पर स्टार्टिंग में वैल्यू ऑफ फर्म, और हमें मिनिमाइज करनी होती है अपने केओ। चैप्टर की पहली क्लास के अंदर बेटा हमने पहले पेज बात लिखी हुई है, 4 चीज। वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, अब केओ कैसे आएगा? सर केओ तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना, अभी पीछे फॉर्मूला सीखा तो था। ये रखो, अगर केवल इक्विटी और डेट है तो उन्हीं का तो फॉर्मेट वो चाहिए, एवरेज, वेटेड एवरेज। तो केओ इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वेट कैसे निकालोगे? मान लो बेटा इक्विटी की वैल्यू 100 है, डेट की वैल्यू 50 है, टोटल वैल्यू 150 हो गई। तो वेट कैसे निकालते हैं? 100 बाय 150 एंड 50 बाय 150, ऐसे ही करते हो। तो वेट्स आ जाएंगे बेटा आपके पास, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आसान तरीका भी हो सकता है, बिना वेटेड एवरेज करे भी केओ मिल सकती है। कैसे? जरा ध्यान से देखो बेटा, हमने ये पैसे कमाए ईबीआईटी, हमने ईबीआईटी कमाई, इसमें से कुछ हिस्सा किसको दे दिया? डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट की फॉर्म में। बाकी जो बचा हुआ था वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ले गए पूरा का पूरा डिविडेंड की फॉर्म में। कंपनी ने अपने पास कुछ बचाया क्या? कंपनी ने अपनी इस पूरी कैपिटल पे, पूरी कैपिटल में कुछ हिस्सा डेट का है जिसके ऊपर उनको क्या मिल चुका है? कुछ हिस्सा इक्विटी का है जिसके ऊपर इनको क्या मिल चुका है? इनकम, डिविडेंड। तो कंपनी ने अपनी टोटल कैपिटल पर इतना पैसा कमाया, कंपनी ने अपनी टोटल कैपिटल पर इतना पैसा कमाया और इतना ही खर्च भी कर दिया। क्या कहा मैंने? सर कंपनी ने अपनी टोटल कैपिटल पर ये ईबीआईटी कमाई और ये पूरी की पूरी खर्च कर दी, डेट वालों को इंटरेस्ट की फॉर्म में, इक्विटी वालों को डिविडेंड की फॉर्म में, कुछ नहीं बचाया अपने पास। तो जितना परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जितने परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल है, उतने ही परसेंट केओ भी है। मान लो मेरे पास कैपिटल है 50 लाख की, मैं उसके ऊपर 5 लाख की ईबीआईटी कमा रहा हूं, तो 50 लाख रुपए की कैपिटल लगा के 5 लाख रुपए कमाए, यानी कि 10% इनकम हो गई। और उसी 50 लाख की कैपिटल के ऊपर पूरा का पूरा 5 लाख रुपए बांट भी तो दिया, तो 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होगी। तो इस सवाल के अंदर आप केओ वेटेड एवरेज किए बिना सीधी सी कैलकुलेशन कर सकते हो कि पूरी वैल्यू ऑफ फर्म पर हमने ईबीआईटी खर्च कर दी, यही कमाई भी है और यही खर्चा भी है। आप इसको बोल सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर आप इसको बोल लो केओ। एक ही बात है, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। लेकिन ये फॉर्मूला सदाबहार नहीं है बेटा, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है सदाबहार, कहीं पर भी लगाओ। ये नीचे वाला फॉर्मूला सिर्फ इसी सिचुएशन में लग सकता है क्योंकि यहां पर टैक्स नहीं है, इस सवाल में टैक्स नहीं है ना, इसीलिए ऐसा होगा।
टैक्स अगर होता तो बेटा यही वाला फॉर्मूला अलग था, वेटेड एवरेज वाला। इसको समझने में कोई दिक्कत बेटा? कौन सी अप्रोच है बेटा? नेट इनकम अप्रोच। इसको नोट कर लो। उसके बाद हम करेंगे सेकंड अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सेकंड अप्रोच का नाम है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। बेटा पहले आप उसकी अजम्पशंस लिखोगे। अजम्पशंस में बेटा पहली, दूसरी और तीसरी अजम्पशन बिल्कुल सेम है, तो आप लिख सकते हो अजम्पशन नंबर 1, 2 एंड 3 आर सेम, ऐसे लिख दो। assumption number 1, 2 and 3 are same. फोर्थ assumption बेटा बिल्कुल अपोजिट है। आपकी जो पिछली अप्रोच है बेटा, इसके अंदर के ई कांस्टेंट रहता है और के ओ बदल जाता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम में, ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी है ना, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर के ई चेंज होगा लेकिन के ओ कांस्टेंट रहेगा। तो आप क्या लिखोगे? के ओ रिमेन अनअफेक्टेड। के ओ रिमेन अनअफेक्टेड due to change in capital structure, however KE may change। KO पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। KE चेंज हो सकता है, KO चेंज नहीं। तो बेटा अजम्पशन बिल्कुल अपोजिट है, तो सॉल्यूशन का जो तरीका रहेगा वो भी बिल्कुल अपोजिट रहेगा। कैसे? तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI। बेटा जब आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर से दूसरे कैपिटल स्ट्रक्चर पर जाते हो तो ईबीआईटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट पे करेंगे बेटा, जितने भी डेट होंगे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में उसके हिसाब से, और जो भी पैसा बचता है, वैसे तो वो ईबीटी होता था लेकिन टैक्स है नहीं, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, तो सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। इस बारी के ई आपको नहीं पता क्योंकि के ई तो चेंज हो जाएगा। क्या चीज कांस्टेंट है? के ओ। इस बारी के ओ कांस्टेंट, आपको के ई नहीं पता, के ओ पता है। पहले वाला के ओ यूज हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आने, लेकिन के ई बदलने वाला है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इक्विटी की इनकम आगे।
हाँ जी। अब बेटा एक बात देखो, अभी पीछे आपने एक केओ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखा, केओ कैलकुलेट करने का बेटा हमने फॉर्मूला देखा था, केओ इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फॉर्म, ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फॉर्म। बेटा अगर मेरे पास ईबीआईटी हो और केओ भी हो तो क्या मैं वैल्यू ऑफ फॉर्म ढूंढ पाऊंगा? सर वैल्यू ऑफ फॉर्म ऊपर चला जाएगा, केओ नीचे आ जाएगा। क्या हमारे पास ईबीआईटी है, केओ भी है, तो बेटा इससे वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगी। ईबीआईटी अपॉन केओ, और वैल्यू ऑफ फर्म में बेटा दो हिस्से होंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी का और वैल्यू ऑफ डेट का। और अगर मैं इसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दूं, ऊपर ऐसे ही किया था ना बेटा आपने, ऊपर हमने क्या किया था, वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट ऐड करा तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गया, और अगर मैं वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दूं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी। अब हमारे पास इक्विटी की वैल्यू भी है, इक्विटी की इनकम भी है, क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी? इक्विटी की वैल्यू भी है, इक्विटी की इनकम भी है, हमें केई ढूंढनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो रही है ना, जो चीज बदलेगी वही तो ढूंढोगे। पिछले सवाल में केओ बदल गया था तो हमने केओ ढूंढा, अब केई बदल रहा है तो हमें केई ढूंढना है, तो केई ऊपर चला जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ इक्विटी नीचे आ जाएगी। केई इज इक्वल टू अर्निंग अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। बेटा हमारे पास सवाल नंबर 25 है कैपिटल स्ट्रक्चर का। एक बार बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखना। ट्वेंटी टू कौन सा क्वेश्चन तुम्हारी बुक में? सवाल नंबर 22, ईबीआईटी ऑफ पीएचआई। EBIT of PHI Limited is ₹5 lakh. तो EBIT 5 लाख रुपए, द कंपनी हैज 10% 20 लाख रुपीज डिवेंचर, तो 10% वाले डिवेंचर है 20 लाख रुपए की, उनकी वैल्यू 20 लाख। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि केई 16% है। बेटा अगर आपको केई मिल रहा है ना, इसका मतलब एनआई अप्रोच है, क्योंकि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में तो केई ढूंढना पड़ता है, यही तो सीखा था अभी। नेट इनकम अप्रोच में केई कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, और केओ ढूंढना पड़ता है।
तो यहां पर उसने आपको के दे दिया और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मांग रहा है यानी कि केओ। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी बताओ, फिर वैल्यू ऑफ कंपनी बताओ, फिर केओ बताओ। तो बेटा क्योंकि केई मिल चुका है इसीलिए ये नेट इनकम अप्रोच का क्वेश्चन है। स्टार्ट कैसे करते हैं बेटा? ईबीआईटी। ईबीआईटी में से क्या पे करना है? इंटरेस्ट। 20 लाख पे 10%। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी की इनकम भी है और इक्विटी का रेट भी है। तो डिवाइड करके बेटा हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। बेटा जैसे अप्रोच का फॉर्मेट सिखाया ना बिल्कुल वैसे ही सोल्व होएगा। अब तुम्हारे को अगर ये भी ना हो तो फिर तो बेटा बड़ा भारी काम हो जाएगा पास होना। 3 लाख डिवाइडेड बाय 16%। हाँ सर हम निगाहों से करते हैं कैलकुलेशन। 18,75,000। बेटा अगर मैं इसमें ऐड कर दूं वैल्यू ऑफ डेट जो कि ऊपर लिखी हुई है 20 लाख, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। और मेरे पास 38,75,000 रुपए की बिजनेस की वैल्यू है जिसके ऊपर हमने 5 लाख कमाए भी हैं और खर्च भी करे हैं। तो इससे बेटा आपके पास केओ निकल आए। ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म कितना रहे? 12.9। कोई दिक्कत नहीं, फाइनल हुआ ऐसा कुछ 10% कुछ नहीं किया ना, वो रेंट एग्रीमेंट दे दिया। बेटा सवाल नंबर 23 देखेंगे। ध्यान से पढ़े सवाल को। एचपीएल लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी इज ₹5 लाख। तो ईबीआईटी 5 लाख की कंपनी के पास जो डेट है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट जाता है। करंटली द कंपनी एम्प्लॉयज 15 लाख रुपीज ऑफ डेट, 15 लाख के डेट है। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि केओ 15% दे रखी है। बेटा जब केओ दे रखा है तो इसका मतलब ये एनआई नहीं है, एनओआई अप्रोच है। तो हमको वैल्यू ऑफ कंपनी बतानी है, हमारे को केई भी बतानी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? बिल्कुल फॉर्मेट जो आपने लिखा हुआ है एनओआई का बिल्कुल वैसे ही चलेगा। 5 लाख ईबीआईटी 5 लाख है हमारे पास। 5 लाख में से हमने इंटरेस्ट पे करना है 15 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 1.5 लाख का इंटरेस्ट हो गया बेटा, बचेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब मेरे पास ईबीआईटी भी है और केओ सवाल ने बता रखा है, तो इससे बेटा वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती। ईबीआईटी अपॉन केओ।
तो 33,33,333 यही वैल्यू है ना। यस सर। तो बेटा वैल्यू ऑफ फर्म में से अगर मैं वैल्यू ऑफ डेट हटा दूं जो कि 15 लाख है, तो हमारे पास आ जाएगी बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी जो कि आएगी 18,33,333। इक्विटी की इनकम भी है और इक्विटी की वैल्यू भी है, इससे बेटा केई निकले। इक्विटी की इनकम ये हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 18,33,333 की कैपिटल पे 3.5 लाख कमा के दिए। हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स की 18,33,333 की वैल्यू पर 3.5 लाख रुपए कमा के दिए। 19.09। हमने बेटा केई बताना था और वैल्यू ऑफ फर्म बतानी थी, वो भी बता दी, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी बता दी। बेटा 24वें सवाल में आपको इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि केई मिला हुआ है, तो यहां पर आपको एनआई अप्रोच लगानी है, घर पे करेंगे 24वां। सवाल नंबर 25 में आपको बेटा केई दे रखा है और उसमें तो उसने चीख चीख के बोल भी रखा है नेट इनकम अप्रोच। तो सवाल नंबर 25 भी आपको घर पे करना है। बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक लाइन से करने हैं। कहां से सबसे पहले हमने कौन सा किया क्वेश्चन? 22, 3, 4, 5, 6। 22 से 26